हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो क्लास 10th है उसका हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस विथ आंसर लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का संपूर्ण व्याख्या के साथ जो है हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रदान किया गया है, आप उस लिंक पर जाकर आसानी से क्लिक करके जो है देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। और टॉपिक यह है कि हम लोग अति महत्वपूर्ण जो 60 क्वेश्चंस है और साथ साथ उसका जो आंसर है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष, राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में किस काल से माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थी पुनर्जागरण काल से। यानी कि राष्ट्रवाद का पहली बार जो बीजारोपण की अगर बात आती है तो ये पुनर्जागरण काल से इसका जो है स्पष्टीकरण मिलता है। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन कहाँ का सम्राट था? इसका स्पष्ट उत्तर होगा फ्रांस का, यानी नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट था। तीसरा प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा 1815 ईस्वी में वियना में। अब देखिए वियना सम्मेलन जो है वियना में 1815 में हुआ था और यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है विद्यार्थी। चौथा नंबर प्रश्न है कि लिटिल कारपोल के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल कारपोल की अगर बात आती है तो इसका उत्तर होगा स्पष्ट रूप से नेपोलियन को, यानी नेपोलियन को लिटिल कारपोल के नाम से भी जाना जाता था। यानी देखने में बहुत छोटा था लेकिन कार्य काफी उत्कृष्ट था, इस वजह से जो है इसको लिटिल कारपोल के नाम से भी जाना जाता था। अब ये पांचवें नंबर प्रश्न आते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये भी आपको बताएंगे। तो इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को अजासियो में, यानी फ्रांस का एक जगह है अजासियो, अजासियो में जो है इसका जन्म हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी किसने किया था? यानी 1815 ईस्वी में जो वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था उसके जो है एक तरह से मेजबान यानी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका उत्तर स्पष्ट होगा ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी प्रधानमंत्री। चांसलर का मतलब ये होता है प्रधानमंत्री, आप याद रखिए, मेटरनिक को। चलिए 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 7वां नंबर देखिए आप लोग के समक्ष प्रश्न है कि किस सम्मेलन के पश्चात यूरोप में नेपोलियन का युग का एक तरह से अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई? यानी किस सम्मेलन के पश्चात यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई? तो इसका उत्तर होगा वियना सम्मेलन के माध्यम से, यानी वियना सम्मेलन में इसकी तय किया गया। यानी 1814 ईस्वी में आपको पता होगा कि नेपोलियन का अंत हुआ था और 15 में जो है मेटरनिक को एक तरह से चांसलर ऑस्ट्रिया का था तो इसे नियुक्त करके जो है बनाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक युग कब से कब तक माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थी मेटरनिक का जो कालक्रम था 1815 से लेकर 1848 के बीच। ठीक है, तो यहां तक आपको याद रखना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक लुई 16वां था और याद रखिए इसकी पत्नी थी मेरी एंटोइनेट जो काफी खर्चीली औरत थी, तो इसका नाम भी याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव के तौर पर दे देता है। 10 नंबर क्वेश्चन के तरफ आते हैं और दिया है कि जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स टेन निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश का मतलब किसी के अंकुश में, यानी कोई भी मंत्री अगर इसको कहता हो कि सलाह देता हो तो उसके अंकुश में काम नहीं कर सकता है। और प्रतिक्रियावादी शासक था, यानी किसी भी कार्यों को अगर कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो उसमें कुछ ना कुछ एक तरह से अड़ंगा डालना इसका कार्य था। तो ये चीज आपको याद रखना है। 11 नंबर के प्रश्न पे तो आइए। 11 नंबर प्रश्न है कि चार्ल्स टेन ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? तो यानी चांसलर, तो याद रखिए पोलिग्नेक को। यानी 11 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा पोलिग्नेक। चार्ल्स टेन ने अपना प्रधानमंत्री जो है पोलिग्नेक को नियुक्त किया था। 12 नंबर प्रश्न है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 48 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वो लुईस फिलिप था और ये उदारवादी शासक था। तो ये चीज आपको याद रखना है। आपको बता दें कि फ्रांस में 3 क्रांतियां हुई थी, एक तो 1789, एक जुलाई 1830 और एक जो है 1848। तो लगातार आप याद कर सकते हैं आसानी से। चलिए 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि 1840 में लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किस प्रतिक्रियावादी नेता को नियुक्त किया था? यानी प्रतिक्रियावादी नेता थे और जिनको ये नियुक्त किया था, तो आप याद रखिए उत्तर होगा इसका गीजो। नंबरिंग पर ध्यान दीजिए। 13 नंबर प्रश्न के 1840 में लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? तो याद रखिए गीजो को, जो कि प्रतिक्रियावादी नेता भी था। 14 नंबर प्रश्न है कि यह किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? तो विशेष रूप से इसका उत्तर होगा विद्यार्थी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनी को कहा जाता है।
ये कथन दिया था कि जब भी फ्रांस अगर छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि फ्रांस शक्तिशाली था उस समय और उससे सभी जो यूरोपीय राष्ट्र हैं डरता था, इसलिए यहाँ पर व्यक्तता को दर्शा रहा है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए विद्यार्थी, इटली के एकीकरण में इस तरह 3 व्यक्ति शामिल थे, लेकिन ये मसीहा की बात आती है तो जोसेफ मेजनी को जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो जोसेफ मेजनी। याद रखिए यंग इटली की स्थापना किसने किया था? जोसेफ मेजनी। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि जोसेफ मेजनी के द्वारा यंग यूरोप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1834 में। देखिए 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप, बस आपको याद रखना है, पहले इटली फिर उसके बाद जो है यूरोप, 31-34 बस। 18 नंबर क्वेश्चन है विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? तो देखिए इटली का एक क्षेत्र था सार्डिनिया पिडमाउंट, वहां का एक शासक था, तो सार्डिनिया पिडमाउंट आप याद कर सकते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं और दिया है कि विक्टर इमैनुअल किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? यानी क्रीमिया युद्ध जो है कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1853 से 54 के बीच यह जो है युद्ध हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है कि फ्रांस और रूस के बीच जो है संपन्न हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका उत्तर होगा ना, ये जो है नाविक के रूप में थे, यानी कि बोटमैन के रूप में थे, आपको याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी रोम पर आक्रमण की योजना जो है किस वर्ष बनाई थी? तो आपको याद रखना है 1862 ईस्वी में। यानी गैरीवाल्डी रोम, इटली की राजधानी जो रोम है उस पर आक्रमण करने की जो योजना बनाई थी 1862 में, लेकिन पता होगा कि काउंट काउर की जो है एक तरह से रोकने पर जो है इन्होंने फिर बाद में अपना ये मोड़ लिए थे, योजना को असफल कर दिए थे। और ध्यान रखिए विद्यार्थी 1862 में ही दुर्भाग्यवश काउर यानी कि काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी, तो ये चीजें आपको याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन आइए। 23 नंबर क्वेश्चन से इटली का एकीकरण कब और किन शासकों के योगदान से हुआ था? यानी शासक और कुछ नेता थे। तो देखिए इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में मेजिनी, काबूर और गैरीवाल्डी, यानी 3 जो है नेता हैं, मेजिनी, काबूर, गैरीवाल्डी। अब विक्टर इमैनुअल जो है शासक थे जिनका काफी योगदान था, तो ये आप याद रखिए 3 नेता और एक जो है शासक। चलिए आगे बढ़िए। जर्मनी का एकीकरण, यानी 24 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब और किसके नेतृत्व से हुआ था? इसका उत्तर होगा 1871 ईस्वी में बिस्मार्क और विलियम प्रथम के नेतृत्व में। विद्यार्थी आपको याद रखना है बिस्मार्क तो एक नेता के रूप में था, लेकिन विलियम प्रथम क्या था? शासक था। तो 1871 में दोनों का एकीकरण, इटली का भी और जर्मनी का भी, ये चीज आपको याद रखना है। आप अगर पूरा प्रश्न देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका छूट नहीं सकता है। ये मेरा 100% नहीं बल्कि 101% दावा है, ये कहीं से क्वेश्चन जो है यहाँ से छूट नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी जो मध्यकाल में लगभग 800 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा? यानी कि जर्मनी मध्यकाल में किसके नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में था? तो शार्लमा नामक एक शासक थे जिनके नेतृत्व में जो है ये लंबे समय तक बेहतर रहा। अब आइए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पर। और 26 नंबर विद्यार्थी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न कि उत्तरी जर्मनी तथा दक्षिणी जर्मनी में किस मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी? यानी किस मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी? तो उत्तरी में देखिए, उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक। यहाँ थोड़ा कट गया है, आप याद रखिए कैथोलिक। यानी उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी में कैथोलिक थे। देखिए ये ईसाई धर्म का 2 पार्ट है, दो भागों में बटा था। एक उत्तरी में प्रोटेस्टेंट रहते थे और दक्षिणी में जो है कैथोलिक। अब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में देखिएगा तो पूरी तरह से जो है समझाया गया है। वीडियो देखकर ये रिवीजन करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी की एकीकरण के लिए किस सभा की स्थापना की है? यहाँ भी थोड़ा खट गया है सभा के अंतर्गत, तो याद रखिए कि किस सभा की स्थापना किए थे? तो ये आप याद रखिए ब्रुसेनसेफ्ट, यानी ब्रुसेनसेफ्ट की स्थापना किए थे। 28 नंबर क्वेश्चन जो काफी अति महत्वपूर्ण है और कई बार आया है एग्जाम में, तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद रखिए बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क एवं लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क और शासक लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थी बस आपको याद रखना है ये चीजें, और हम हैं तो एक भी नहीं क्वेश्चन छूट सकता है, ये मेरा 100% दावा है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 पर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन से विद्यार्थी
कि सेडोवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो देखिए सेडोवा का युद्ध था 1866 ईस्वी में। यह युद्ध जो है प्रसा यानी जर्मनी का एक प्रांत है और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, जिसमें प्रसा जीत गया था। आप याद रखिए, ये जर्मनी जो का क्षेत्र जो है प्रसा, जहाँ का शासक विलियम प्रथम था, याद रखिए, तो वो जीत चुका था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सेडोन का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, यानी सेडोन, सेडोवा पहले और सेडोन, सेडोवा सेडोन। तो 31 में दिया है कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था बताना आपको। तो 1870 में, वो 66 में हुआ था, यानी सेडोवा वाला। यहाँ याद रखिए सेडोन का युद्ध जो हुआ था 1870 ईस्वी में प्रसा यानी जर्मनी का जो क्षेत्र जो प्रांत था और फ्रांस के बीच, इसमें भी प्रसा ही जीता था। सोचिए दोनों युद्ध को परास्त करके तब जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे आइए 32 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। इसका उत्तर होगा विद्यार्थी 10 मई 1871 को। बता देते हैं आपको इस संधि के बारे में कि यह संधि सेडोन के युद्ध के बाद हुआ था। ये जर्मनी और साथ साथ फ्रांस के बीच हुआ था, यानी प्रसा और फ्रांस के बीच जो है हुआ था। इसमें तय किया गया कि अब जो है पूर्ण रूप से जो है एकीकरण किया गया जर्मनी के क्षेत्रों को। तो ये चीज आपको याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि के पश्चात जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ था। विद्यार्थी याद रखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि के पश्चात जो है, जो 10 मई 1871 को हुआ था, उसके पश्चात ही इस का एकीकरण एक तरह से किया गया था, यानी जर्मनी का। यूनान कब स्वतंत्र हुआ, 1832 ईस्वी में। याद रखिए, यूनान कब स्वतंत्र हुआ, 1832 ईस्वी में। 35वां क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल या एंड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई। तो इसका उत्तर होगा 1829 ईस्वी में। ये चीजें याद रखिए, किसके किसके बीच। तो आपको ये भी पता होगा कि तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि यूनान में स्वतंत्रता के बाद राजा किसे घोषित किया गया था। विद्यार्थी बता दीजिए, आप भी जानते हैं कि बवेरिया के शासक ओटो को, यानी बवेरिया के शासक जो ओटो थे, उनको नियुक्त किया गया था। अब आइए 37 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में जो है यूनान में विद्रोह हुआ था। ये सिर्फ आपको याद रखना है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। इसका उत्तर होगा मैसूर, यानी पहले इसका कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था, तो आप याद रख सकते हैं टीपू सुल्तान वहां के ही शासक थे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई थी। तो देखिए जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाने का जो उद्देश्य था, यानी कि मैसूर के शासक, वो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसी के पश्चात ये किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिए विद्यार्थी, यूरोप का एक जो है देश है, दोनों देश इटली और जर्मनी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका उत्तर होगा कार्बोनरी से था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना यानी पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी कि जो वियना सम्मेलन हुआ था उसके बाद जो है किस शासक वंश की पुनर्स्थापना यानी फिर से स्थापना की गई थी। तो वुर्बो राजवंश या वुर्बो वंश के रूप में हम लोग जानते हैं इसको। ये चीजें आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी की एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश शामिल था। तो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया कौन था, ऑस्ट्रिया। आगे बढ़िए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था वही जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जालबेरिन एक कैसी संस्था है, यानी जो संस्था थी जालबेरिन वो किस प्रकार की थी। तो आपको पढ़ा चुके हैं कि व्यापारियों का एक आर्थिक संघ था, तो उसके बारे में ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यूरोप वासियों के लिए जो है, अगर हम साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा स्रोत की बात करें तो यूनान को माना जाता है, यूनान राष्ट्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 47 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है और ये कई बार एग्जाम में आया है। 47 नंबर प्रश्न यह है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है, बुडापेस्ट। 48 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश की अगर बात करें विद्यार्थी, तो विद्यार्थी आपको याद रखना है वेटिकन सिटी है सबसे छोटा देश, जो पोप ने अलग करके अपना देश जो है स्थापित कर दिया, ये भी बता चुके हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कोसुत कौन था। इसका उत्तर होगा हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता, यानी हंगरी के जो है एक राष्ट्रवादी नेता थे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पोलैंड में आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो 1863 ईस्वी में। याद रखिए
51 नंबर क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति किस वर्ष हुई? तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मैसूर के किस शासक ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक का एक तरह से वृक्ष लगवाया था? यानी मैसूर के शासक, मैसूर के जो शासक थे, आखिर वह कौन से शासक थे जिसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर, एक तो आपको पता है कि पहले पीछे बताया अभी, जैकोबिन क्लब की स्थापना किया, और ये जो वही है शासक जिसने क्या कि स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगाए थे, तो टीपू सुल्तान। पीछे अभी हम इससे जैकोबिन क्लब से संबंधित आपको बता चुके हैं। चलिए आगे आइए, 53 पर ये दिया है कि बिस्मार्क डेनमार्क पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो विद्यार्थी आपको याद रखना 1864 ईस्वी में किया था। अब आइए इसके बाद अगला प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 54 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन के नेतृत्व में जर्मनी के 300 छोटे बड़े राज्यों के स्थान पर किसने, यानी कितने प्रांत की स्थापना हुई? तो देखिए यहाँ याद रखना है कि 39 प्रांत की स्थापना की गई थी 300 के स्थान पर। ये नेपोलियन के सहयोग से हुआ था, और भी बहुत सारा योगदान जो है था। 55 नंबर क्वेश्चन यानी 55 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसा जर्मनी के किस क्षेत्र में अवस्थित था? तो प्रसा जो है उत्तरी में अवस्थित था, आपको याद रखना है। अब दक्षिणी जर्मनी में कौन सा अवस्थित था? तो डायट। अभी बताया ना पीछे कि उत्तरी जर्मनी में जो प्रसा था वहां प्रोटेस्टेंट के लोग रहते थे उत्तरी जर्मनी में, दक्षिणी जर्मनी में कौन रहते थे? तो डायट। डायट अब क्या है इसके बारे में आगे बताते हैं आपको। देखिए जर्मनी के संसद को किस नाम से जानते हैं? तो जर्मनी के संसद को ही कहते हैं डायट। ये चीज आपको याद रखना है, तो संसद से भी रिलेटेड प्रश्न आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन की जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत कौन था? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रांत की अगर बात करें तो प्रसा था। कौन था? प्रसा। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है कि इटली सबसे महत्वपूर्ण प्रांत कौन था? यानी इटली का जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रांत कौन था? तो सार्डिनिया और पिडमाउंट। इटली के अंतर्गत अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रांत जो था सार्डिनिया और पिडमाउंट था। फिर 60 नंबर क्वेश्चन के 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये आपको याद रखना, तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। तो 60 महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थी आप लोग के समक्ष हम प्रस्तुत किए, जो कि बहुत आसानी से जो है हम लोग और बहुत कम समय में हम लोग देख लिए। और आप एग्जाम से पहले इसको देखते हैं या अभी आप एक बार नोट्स बना लेते हैं लगातार एक एक प्रश्न का लिख कर, तो आपको एक वरदान साबित होगा। इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े हैं नहीं तो आप जुड़ जाइए, मेरे चैनल स्टडी विथ अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, और साथ साथ जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। और हम चाहेंगे कि आपको एक ऐसा कंटेंट दे जहां से आप अच्छा मार्क्स नहीं बल्कि मेरिट में भी शामिल हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।